हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का। और मैं पहले बता दूं, इंग्लिश में मैं ये प्रैक्टिस पेपर पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी जो भी आपका 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये आपका प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बोला सर क्वेश्चन पेपर अपलोड करो। यार उसमें दिक्कत ये है, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक छुड़वाऊंगा, एक करवाऊंगा, एक करवाऊंगा, फिर मैं बोलूँगा कि यार ये जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं वो आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं आ रहे, तो फिर आपको ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले प्रैक्टिस पेपर अपलोड करूँ, वो भी मैं कर दूंगा, अगर आप चाहो तो बाद में मैं कर दूंगा। ठीक है, और मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे झारखंड, चाहे महाराष्ट्र, चाहे किसी भी बोर्ड से, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेबस कट हुआ है सीबीएसई बोर्ड का। तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो जो चैप्टर आ रहे हैं ना, वो आपके बोर्ड के अंदर है ही है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे बोर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर करना। ठीक है, वीडियो आप पहले ही शेयर कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यार। पहला हमारा क्वेश्चन है, मिलान बताना है आपको, इनमें से चारों में से कौन सा सही है। बिस्मार्क इटली, क्या बिस्मार्क जो था ऑटोमन बिस्मार्क वो इटली का था? नहीं। जोसेपे मजीनी जर्मनी का था? नहीं। चीफ मिनिस्टर कैवर ब्रिटेन का था? नहीं। ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया का था? बिल्कुल, ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आई होप याद हो आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और यहीं पर बच्चों को दिक्कत आती है, संकल्पना और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप बच्चे पूछते हैं सर इसका आंसर कैसे करना है। सिंपल है, ध्यान से सुनो, ये 2 लाइनें लिखी हुई है। पहले तो आपको ये बताना है कि दोनों लाइनें सही है या नहीं है। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। बिल्कुल, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, बट वहाँ पर उनको निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उनको कुछ हासिल नहीं हो पाया। ये बात आपको पता है। नीचे एक और लाइन लिखी हुई है कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। बिल्कुल, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, बट यानी ये दोनों की दोनों लाइनें सही लिखी हुई है, ये तो हमें समझ आ गया कि संकल्पना भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये जो संकल्पना है कि गांधी जी तो जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। नहीं, ये सही तो लिखा हुआ है, दोनों लाइनें तो सही है, बट ये जो गांधी इरविन समझौता है ये द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है उससे पहले हुआ था। यानी हमारी संकल्पना भी सही है, कारण भी सही है, बट कारण जो है वो संकल्पना से मेल नहीं खाता, तो इसका आंसर है बी। कारण भी सही है और संकल्पना दोनों ही सही है, परंतु कारण संकल्पना से सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, यानी ये सही बात नहीं है कि 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन पैक्ट नहीं हुआ था। ठीक है जी, आई होप भी आपको समझ आ गया हो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करूंगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा की कौन कौन से कथन सही है। मरुस्थलीय मृदा के बारे में, लाल और भूरा रंग होता है उनकी मिट्टी का, बिल्कुल सही बात है। रेतीली होती है और लवणीय होती है, थोड़ा सॉल्टी होता है, बिल्कुल सही बात है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, यानी इवेपोरेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही। तो ये तीनों की तीनों लाइन सही लिखी हुई है, तो इसका आंसर है डी, सही, सभी कथन सही सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये जो अंडरलाइन कर रखा है वो बताना है कि अंडरलाइन जो कर रखा है वो सही कर रखा है, नहीं कर रखा, और अगर ये अंडरलाइन जो वर्ड है सही नहीं है तो इसकी जगह क्या आएगा। एक देश जिसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल हो उसे क्या कहा जाता है? विकासशील देश कहा जाता है? नहीं, उसे विकसित देश कहा जाता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिक्चर आपको बता रखी है, तो देखो 1 पार्टी सिस्टम लिख रखा है। 1 पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक दलीय व्यवस्था। सारे के सारे जितने भी हाउसेज हो गए, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो कैबिनेट वगैरह, कोर्ट वगैरह, सारे के सारे इसको सल्यूट कर रहे हैं 1 पार्टी सिस्टम को। ठीक है, तो ये 1 पार्टी सिस्टम के बारे में बता रखा है कि 1 पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, जितने भी संस्था होती है वो सारे की सारी सरकार के अंदर होती है, और यहीं पर आपको वन दलीय जो एक दलीय जो आपकी व्यवस्था उसकी डेफिनेशन बतानी है, जहाँ पर एक ही पार्टी होती है और कोई पार्टी नहीं होती विपक्ष में, उसी को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, सही या गलत बताना है आपको। कांडला जो पोर्ट है, पतन है, ठीक है, कांडला पोर्ट जो होता है ना, वो क्या भारत के अंदर सबसे बड़ा पतन है? बिल्कुल नहीं, वो भारत के अंदर सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है मुंबई पोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। रिक्त स्थान भरने आपको। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण। आई होप आपको याद हो, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले में मैंने कवर करवाया था, और जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी अच्छे से कवर करवाया था आपको। ओके, उदारीकरण का मतलब होता है जब सरकार सारे के सारे व्यापार अवरोध हटा देना, दूसरी कंट्री को हमारी कंट्री में ट्रेड करने दे, व्यापार करने दे, तो इसी को उदारीकरण की नीति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि ये बताना है इसमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। रक्षा,
या रक्षा सुरक्षा जो आप कह सकते हो आर्मी वगैरह, क्या वो संघ सूची में आता है? उस पर क्या केंद्र सरकार कानून बना सकती है? बिल्कुल, ठीक है। संचार भी आपका संघ सूची में आता है, बट कृषि जो है उस पर केंद्र भी और राज्य दोनों की दोनों कानून बना सकते हैं, और साथ में व्यापार पे भी केंद्र और राज्य दोनों की दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों क्या आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट के हैं। तो इसलिए केवल जो आपके 2 और 4 हैं वो आपके संघ सूची के विषय नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन आपका कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को, जिसका कहते हैं हम जूट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जायद फसल के उदाहरण दो। कुकुम्बर हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, हिंदी में देख लेना आप क्या कहते हैं, तरबूज कहते हैं, खरबूजा कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लिख देना आप। ठीक है, एक पूछा था मैंने, 2-3 बता दिया आपको। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक उपाय बताएं। सिंपल सीधी बात है कि जितना हो सके कि प्रदूषण वाले कारों का कम यूज़ करें, इलेक्ट्रिक कार का ज़्यादा यूज़ करें, आप ये बोल सकते हो, कम धुआं करें, पूल करके जाएँ, ये सारे के सारे आप उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, और कानून बनाए सख्त जिससे जो फैक्ट्रियाँ होती है उनका धुआं ना हो ज़्यादा, है ना, ये सारे के सारे आप लिख सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बनाकर लिख सकते हो आप। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो नदी के अंदर जो कूड़ा जाता है उसको पहले ही अलग कर लिया जाए, ट्रीट कर लिया जाए, तो उससे हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन नंबर 11, ये वैल्यू बेस है और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा चिकित्सीय सहायता हेतु आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, दिल्ली से चेन्नई जाना है और वो भी मेडिकल यूज़ के लिए, मतलब आपको कोई सर्जरी वगैरह के लिए जाना है, तो आपके लिए कौन सा जो साधन है परिवहन का वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा? रोड, वाटरवे या आपका एरोप्लेन वाला एयरवे? तो सबसे सही रहेगा कि आप वायु के रास्ते जाओ। क्यों? क्योंकि आपको मेडिकल उसके लिए जाना है और जितनी जल्दी जाओगे उतना जल्दी सही रहेगा, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। रोड से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट वायुयान से आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये और कई पार्ट है इसका। मान लीजिए आपको दिल्ली में आपके दोस्त का घर है, ठीक है, वहाँ पर जाना है, तो आप कौन सा साधन यूज़ करोगे परिवहन का? सिंपल है, रोडवे का यूज़ करेंगे हम। ठीक है जी, समझ आ गया आपको, क्योंकि वाटरवे तो है नहीं, रेलवे का यूज़ भी नहीं करोगे आप, एयरवे का यूज़ भी नहीं करोगे, दिल्ली में कहाँ करोगे आप, तो इसीलिए सबसे सही रहता है कि आप रोडवे का यूज़ करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी वैल्यू बेस है कि इकबाल और इकबाल के परिवार के सदस्य क्या काम करते थे? मिलकर कृषि का काम करते थे। उसकी 5 अलग अलग फैमिली मेम्बर और वो इकबाल, यानी 6 बंदे काम करते थे, तो और 50 टन गेहूँ उगाते थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा हो गया, 2 मेंबर जो थे फैमिली के वो छोड़ के चले गए, अब 4 मेंबर रह गए, फिर भी 50 टन ही गेहूँ उगता है। इसका मतलब जो 2 लोग थे वो एक्स्ट्रा थे। और ये कौन सा टाइप की बेरोज़गारी का शिकार है? वो आपका प्रच्छन्न बेरोज़गारी, जिसको इंग्लिश में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसका शिकार थे। ठीक है, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता? एक दलीय व्यवस्था को, क्योंकि इसमें लोगों के पास चॉइस नहीं होती। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में, याद होना चाहिए आपको, बेल्जियम के अंदर। ठीक है, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ये सारे के सारे मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखा है और यकीन नहीं मानोगे आप, एक एक क्वेश्चन मेरा वो है जो मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो 5 नंबर के जब क्वेश्चन देखूंगा ना, दिखाऊंगा आपको, तो आप हैरान हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो ऐसा है बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PYQ की वीडियो अपलोड करी थी ना, उसके अंदर है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने चैप्टर अपलोड किया, उसके बाद MCQ, उसके बाद PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी करते नहीं है कुछ लोग, बट मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी किया, जिससे उनको प्रॉब्लम ना आए। अगर वो 3 चीज़ें आपने देख ली, वीडियो प्लस MCQ प्लस PYQ, तो समझ लो आपका चैप्टर खत्म है। एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आपको ना आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर देखना, फिर MCQ, फिर PYQs। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गृह युद्ध क्या होता है? जब सरकार और सरकार को नापसंद करने वाले जब जो समूह होते हैं उनके बीच में जब युद्ध हो जाए एक देश के अंदर और खून खराबा वगैरह हो, तो उसको हम गृह युद्ध कहते हैं, यानी देश के अंदर ही जब लड़ाई हो जाए तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ओके, हमने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया शायद, कि हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? अवशिष्ट विषय जैसे साइबर क्राइम हो गया, है ना, तो इन पे जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। खंड B, सेक्शन B पे आ गए हम। बगानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी, समर्थन करें इस कथन का। आप देखो इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 था असम के अंदर, बागानों के अंदर, जहाँ पर उनको बागानों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था मज़दूरों को। तो जब उनको पता चला गांधी जी के स्वराज के बारे में, तो उनको लगा कि गांधी जी उनको उनके एरिया में ज़मीन देंगे, जबकि ये सही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बागानों से जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, बट जब उन्होंने देखा
रेलवे स्टेशन पे पुलिस वालों ने देखा तो उनको मार के खदेड़ दिया गया। इसका आंसर मैंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा है जब आंसर की वीडियो बनाई है, जब सॉरी नोट्स की वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो अवधारणा क्यों, मतलब क्या उनमें गलत थी, ठीक है, क्या अलग अलग था। गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उनको लैंड वगैरह दिलाएंगे, बट जो बगान के मजदूर थे उन्होंने खुद ही तय कर लिया था, तो ये एक मिस इंटरप्रिटेशन था उनका। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है लोकतंत्र शासन करने के अन्य विकल्पों से बेहतर कैसे है। लोकतंत्र शासन जो है वो अन्य विकल्पों से बेहतर कैसे है, यानी गैर लोकतांत्रिक से। ये चैप्टर नंबर 7 है आपका, लोकतंत्र के परिणाम। चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ। वो चैप्टर के MCQ और PYQs देखना मत भूलना। PYQs देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चैप्टर फिलोसफिकल है, ठीक है। तो अगर उसके क्वेश्चन आंसर नहीं देखे होंगे तो समझने में दिक्कत आएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको कि इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन कैसा आता है। तो लोकतंत्र कैसे बेहतर है, क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। सिंपल है कि यहाँ पर क्या होता है कि सबको अधिकार होते हैं, ठीक है, लोग अपनी सरकार चुन सकते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करी जाती है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अच्छे से सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर डिसीजन अच्छा लिया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं, डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी जेब में मौजूद धन आपको वो सारी की सारी वस्तुएं खरीद कर नहीं दे सकता जो आपके जीने के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जैसे कि पैसा जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दिला सकता, पैसा आपको फ्री एनवायरनमेंट, जो फ्री पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दिला सकता, साफ वातावरण नहीं दिला सकता, आपको बीमारियों से नहीं बचा सकता। बचा सकता है कोविड-19 से 200 का, 1000 का, 2000 का नोट नहीं बचा सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पर्यावरण शरण के परिणाम राष्ट्रीय तथा राज्य सीमाओं की सम्मान नहीं करता। इसका मतलब है कि जो भी पर्यावरण से रिलेटेड समस्या होती है वो किसी भी देश या किसी भी राज्य तक सीमित नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो पर्यावरण से हो रही है, पर्यावरण को दूषित होने की वजह से हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वाष्पिक ऊष्मन कहते हैं, ग्लेशियर्स का पिघलना हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी वो प्रॉब्लम है जो किसी भी राज्य तक और किसी भी राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तभी रोक सकते हैं जब सारे के सारे देश आपस में मिलकर कार्य करें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि भाषा और राज्य के निर्माण हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति का पहला और प्रमुख परीक्षण था। इस कथन की पुष्टि कीजिए। मैंने अब ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, संघवाद। तो संघवाद में हमने पढ़ा था कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 1947 से पहले हमारे नेताओं ने ये वादा किया था कि हम राज्य जो है वो भाषा के आधार पर बनाएंगे, ठीक है। बट 1947 में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारे नेताओं को लगा कि यह करना गलत होगा, ऐसे हमारा देश टूट सकता है। पर उसके बाद बहुत जगह पर आंदोलन हुए और लोगों की डिमांड फुलफ़िल कर दी गई और उनको उनकी लैंग्वेज के आधार पे राज्य दे दिए गए, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। और ये हमारे जो लोकतंत्र राजनीति का पहला प्रमुख परीक्षण था, ठीक है। इसी से हमें पता चला, हमें प्रॉब्लम थी, हमें डर लग रहा था कि हमारा देश टूट ना जाए, बट फिर भी हमने लोकतांत्रिक राजनीति की रिस्पेक्ट करके अलग अलग राज्यों में नहीं बांटा, ठीक है। मतलब कह सकते हो आपके भाषा के आधार पे बांटा, वैसे अलग अलग राज्य नहीं बांटे, सिर्फ भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बांटे। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो परीक्षण था एकदम सफल हुआ और हमने बिल्कुल सही तरीके से निर्णय लिए। नेक्स्ट है कि सत्ता की ज़्यादारी लोकतंत्र की आत्मा है, कथन की पुष्टि करें। सत्ता की ज़्यादारी क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे दंगे नहीं होते, लोग खुशी से रहते हैं। ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी। ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना है। नोट्स में चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सड़क परिवहन क्यों बेहतर है रेल परिवहन से। सड़क बनाने में कम पैसे लगते हैं, पहाड़ों पे सड़क बनाई जाती है, ऊबड़ खाबड़ जगह पर भी सड़क बनाई जा सकती है, जबकि रेलवे नहीं बनाई जा सकती। सामान को चढ़ाने और उतारने में कम पैसे लगते हैं, और सड़क परिवहन और भी ज़्यादा जो परिवहन होते हैं उनको क्या करती है, एक माध्यम प्रोवाइड करती है। जैसे आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो किससे जाओगे, रोड से तो जाओगे रेलवे स्टेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कि पर्यटन उद्योग व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किस तरह सहायक है। तो आपको पता ही है कि जो आपका पर्यटन है, यानी ये जो टूरिज़्म है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, रोज़गार वगैरह प्रदान करता है। जब जो टूरिस्ट हैं, ठीक है, जो आते हैं दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर, तो वो अपनी फ़ॉरेन करेंसी जो है वो भी देकर आते हैं, जो मुद्रा वगैरह होती है उनकी फ़ॉरेन करेंसी मिलती है हमें। साथ ही में हमारे देश का भी डेवलपमेंट होता है। कैसे, क्योंकि मान लो एक ही जगह पर टूरिस्ट बार बार आ रहे हैं तो उस एरिया का मॉडर्नाइज़ करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता है यार हमारी देश की आन मान जो है वो दाव पे लगी हुई है, तो इसलिए उस एरिया का डेवलपमेंट करेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये लिबरलिज्म से, उदारवाद से रिलेटेड ये जो पैसेज है, ठीक है। खंड सी पे आ गए हम, ग पे आ गया,
सेक्शन सी। तो अब सबसे पहले तो यार ये जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, स्रोत आधारित प्रश्न होते हैं, उनका आंसर करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करने हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपको सीन ही देखने के लिए मिलेंगे। सीन मतलब जो आपके चैप्टर के अंदर से ही हैं वही सारे के सारे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा पैराग्राफ नहीं होगा जो बाहर से आया हुआ है। तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इसका आंसर करना। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक रूप में उदारीकरण किस प्रकार की सरकार पर जोर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि सहमति के आधार पर सरकार होनी चाहिए, यानी वोट देकर लोग अपने नेता चुने, ऐसी सरकार होनी चाहिए। आपको याद होगा जब मैंने मैसेज खोल रखे थे टेलीग्राम के, तो मैंने आपका एक टेस्ट लिया था जिसमें मैंने आपको बोला था उदारीकरण वाला क्वेश्चन आपको करना ही करना है, और ये देखो ये है इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले उदारवाद क्या होता है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो उदारवाद की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, नहीं तो उदारवाद आपको याद होगा कि उदारवाद जो है वो एक लिबरलिज्म, इंग्लिश वर्ड से निकला है, जिसको लिबर का मतलब होता है आज़ादी। जो उदारवाद लोग होते हैं वो आज़ादी चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि कानून के समक्ष सबको बराबरी होनी चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और सरकार जो है वो वोट देकर ही चुनी जानी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश संहिता के माध्यम से सीमित मताधिकार की वापसी हुई। औरतों को है ना मताधिकार नहीं दिए गए थे, बट इसके द्वारा दिए गए, सीमित किया गया उनको, ठीक है, औरतों को। तो ये कौन सी संहिता है, एक ही संहिता है, आचार संहिता जो लगाई थी नेपोलियन ने, तो नेपोलियन संहिता बोल सकते हो इसे। नेपोलियन कोड 1804 याद है ना आपको, वही लिखना है आपको। उदारवादी प्रजातंत्र का पहला प्रयोग कौन सा देश बना या कौन सा देश था। सबसे पहले कहाँ हुआ था रेवोल्यूशन, फ्रांस में, तो फ्रेंच लिख देना, आपको फ्रांस लिख देना है। नेक्स्ट है कि ये आपको ये भी पैसेज पढ़ के आपको बताना है। अगर आप पैसेज पढ़ के नहीं बता सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ना, पैसेज मत पढ़ना है, टाइम वेस्ट होगा आपको, ठीक है। बट फिर भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि जी पैसेज तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना दोस्त, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। क्योंकि मान लो आप पैसेज पढ़ लोगे, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप ढूंढोगे यार कौन सा क्वेश्चन था, क्या वर्ड था। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आपको पता होगा कि आपको किस चीज़ का आंसर देखना है, ठीक है। युद्ध के देवताओं की उपासना कौन करता है। लड़ाई के देवता की उपासना ब्रिटेन। ये सत्याग्रह है चैप्टर नंबर 2 में। तो लड़ाई किसके बीच में चल रही थी, ब्रिटेन के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था वो। सत्याग्रह तो शुद्ध डैश है, क्या है सत्याग्रह शुद्ध, यहाँ लिखा होगा, यहीं पर हम देख लेते हैं। तो सत्याग्रह है आत्मबल, दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। एक बार इसे रीड करना, ठीक है, कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। ओके, मैं दिखाई देता हूँ यार आपको, ये देखो लिखा हुआ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिख रहा है, तो आप भी देखने की कोशिश करो। नेक्स्ट है आपका कि आत्मा का मूल आधार क्या है, ठीक है। आत्मा का मूल आधार जो है वो सत्य है, ये देखो लिखा है, सत्य आत्मा का मूल आधार है। ओके, तभी मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो बिल्कुल एकदम से मेरी नज़रें गई यहाँ पर सत्य पे। 2-3 जगह ही सत्य लिखा हुआ है, बाकी सत्याग्रह यही सत्य लिखा हुआ है, इसलिए मेरी नज़रें यहाँ पर पड़ी डायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर पूरा सारांश बताना है। तो इसमें आपको सत्याग्रह के बारे में बता रहा है। सत्याग्रह का मतलब है कि आप अगर सत्य के लिए लड़ रहे हो तो आपको शारीरिक बल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप प्यार से भी अपनी बातों को मनवा सकते हो। ओके, ये भी एक पैसेज है। तो इस पैसेज में आपका क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में कोयले की प्रचुर भंडार नहीं है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो ऐसा दोस्त नहीं करना। क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश, यहाँ वैसे लिखा हुआ है कि जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड है, यहाँ पर आपको कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार मिलते हैं। तो इसका आंसर है डी, राजस्थान में नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जल में प्रचुर भंडार है। पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में नहीं, लद्दाख में नहीं, उपरोक्त तो सभी में नहीं। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में अच्छा खासा पानी पाया जाता है। क्यों, वो पता है ना, दिहांग रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सारी की सारी, बाढ़ भी बहुत आती है सब में, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन का अच्छे से उपयोग करना और उसे भविष्य के पीढ़ी के लिए बचाना, ठीक है, उसे ही संसाधन नियोजन कहते हैं, ठीक है। पहले से ही प्लानिंग बना के रखना, ये क्यों ज़रूरी है, ताकि संसाधन का अच्छे से उपयोग हो, भविष्य के लिए बच पाए और संसाधन की वेस्टेज ना हो, ठीक है, और सबके लिए संसाधन बच पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख की विशेषता का वर्णन कीजिए। ये लद्दाख की विशेषता वैसे आप खुद भी लिख सकते हो, बट दोस्त जब आपको पैराग्राफ दे रखा है तो पैराग्राफ में से लिखना है। अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे लद्दाख की, तो मैं आपको बता दूं लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है उसको, ठंड भी है वहाँ पर और वो डेजर्ट का एरिया है। वहाँ पर सांस्कृतिक विरासत भी है बहुत ज़्यादा, बट आधारभूत और जल के मामले में वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है। ओके,
नेक्स्ट ये भी आपका जो है वो स्रोत बेस्ड क्वेश्चन है आपका, कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण तो यहाँ पर लिखा है, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, तो इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका की वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या करती है, अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें लेकर उसको मिलाती है, तो इससे अलग अलग देशों के बीच में क्या बनता है, समन्वय बनता है और एक क्या कह सकते हैं व्यापार बढ़ता है। तो इसलिए जो है हमारा वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी का, एमएनसी का बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका है। रीड करके भी निकाल सकते हो इसमें से आंसर आप, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार सहायता करी है। जो टेक्नोलॉजी है, आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ा है, दो देशों के बीच में संचार बढ़ा है, जिससे वजह से व्यापार बढ़ा है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि न्याय संगत वैश्वीकरण के कुछ उपाय बताइए। याद होगा मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सारे एक एक नंबर वाले भी मैंने कवर करवा रखे हैं, तो उसमें ये एमसीक्यू और पीवाईक्यूज़ वाली वीडियो में चैप्टर देखकर सिंपल फंडा है, चैप्टर एमसीक्यू पीवाईक्यूज़ ख़त्म, ठीक है। ये कर लेना है ना, तो अगर ये कर लिया आपने तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। न्याय संगत क्या होता है, सबसे पहले न्याय संगत वैश्वीकरण क्या होता है, ऐसा वैश्वीकरण करना जिससे किसी भी लोगों को इसका बुरा असर ना देखने के लिए मिले और सबको लाभ हो। तो वैश्वीकरण कैसे कर सकते हो आप, न्याय संगत वैश्वीकरण के अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है वैश्वीकरण से तो उसकी हेल्प की जा सके, ठीक है। अगर सरकार ये देख रही है कि वैश्वीकरण से हमें प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कर सकती है, वो व्यापार अवरोध लगा सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें करके एक न्याय संगत वैश्वीकरण बनाया जा सकता है। ये मैंने उसमें कवर करवाया था, याद होगा आपको चैप्टर में, और उसके जो पीवाईक्यूज़ थे उसमें भी कवर करवाया था और बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 5 नंबर के लिए करवाया था, यहाँ पर 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो आप एक ही पॉइंट लिख देना, वही बेहतर है। नेक्स्ट है कि साख से आप क्या समझते हैं। साख का मतलब होता है जब किसी दूसरे से पैसे लिए जाए और उसे बाद में पे करने का वचन दिया जाए, बाद में पैसे देने का वचन किया जाए, तो उसे साख कहा जाता है। साख जो है वो एक ऋण जाल भी है और साथ में संपत्ति भी है। इसका मतलब बताना है आपको। देखो, साख जो है, आप किसी से पैसे लेते हो और आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी बुक में सलीम का एग्जांपल है शायद, उसने पैसे लिए थे, ठीक है, और बिज़नेस चलाया था अपना, उसका बिज़नेस चल गया और उसने साख वापस कर दिया, तो उसके लिए संपत्ति बन गया, वो अच्छा बन गया ना उसके लिए, उसने जो लोन लिया था। बट वो ऋण जाल भी है, ठीक है। स्वप्ना का एग्जांपल दिया था आपकी बुक में कि उन्होंने, वो एक किसान थी, तो उन्होंने क्या किया था कि लोन लिया था, साहूकार से लोन लिया था और उससे कृषि करने का सोचा, बट उसकी फसल ख़राब हो गई, वो लोन पे नहीं कर पाई, तो अब दोबारा से उन पे लोन चढ़ गया, दोबारा से लोन लेना पड़ा, तो अब डेट टैप यानी ऋण जाल में फंस गई। ऋण जाल का मतलब होता है जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब ऋण को पे करना इम्पॉसिबल हो जाए, तो उसे ऋण जाल की सिचुएशन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये 5 नंबर में एग्जांपल देके अच्छे से बताना है आपको। ये मैंने पीवाईक्यूज़ की वीडियो में, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ की वीडियो में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे भी देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो सारे चैप्टर तो मैं कंप्लीट कराऊंगा और साथ में वो चैप्टर के पीवाईक्यूज़ भी देखना आप, ओके। नेक्स्ट है कि स्वयं सहायता समूह क्या है, आपको पता होना चाहिए स्वयं सहायता समूह क्या है। सबसे पहले तो आपसे इसके महत्व पूछे हैं, बट मैं आपको बोलूँगा जब आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन आए ना, तो पहले तो स्वयं सहायता समूह लिखने आपको कि क्या होता है। गांव में जब बहुत सारे लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, 25 से 20 आदमी पैसे इकट्ठे करते हैं, तो उसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। स्वयं सहायता समूह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर बैंक नहीं होते। स्वयं सहायता समूह से लोगों को कम लोन पे, ठीक है, या कम इंटरेस्ट रेट पे, ब्याज पे पैसे मिल जाते हैं, उनका उद्धार होता है, वो बिज़नेस वगैरह कर पाते हैं, और साथ ही में वो जो साहूकार के ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन से बच पाते हैं, ठीक है। और अगर वो रेगुलर रहते हैं, हमेशा अपने पैसे वैसे बचाते हैं, तो बैंक भी उनको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। अच्छे से आंसर लिखना है इसका, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टी का, बट ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, संघवाद का। और ये आपका बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है जिसमें मैंने आपको केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया था। 1990 से पहले सिर्फ एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, ज़्यादातर राज्यों में भी और केंद्र में भी, वो थी कांग्रेस। तो कांग्रेस है ना अपनी पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती थी कभी कभार, पर उसके बाद जैसे जैसे क्षेत्रीय दल आ गए ना, तो क्षेत्रीय दल की मदद लेकर ही कांग्रेस बार बार सरकार में आती थी। तो इसलिए जिस भी राज्य में उस क्षेत्र की मतलब दल होते थे जो कांग्रेस की मदद करते थे, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ती थी। तो जैसे जैसे हमारा ये एक तरह से कह सकते हैं कि संघवाद बड़ा है, उसी की वजह से, मतलब जैसे जैसे क्षेत्रीय जो पार्टी है वो सामने आई है, उसी की वजह से लोकतंत्र भी बढ़ा है और साथ ही में संघवाद भी मजबूत हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब जो क्षेत्रीय पार्टी है वो ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, क्षेत्र जो सरकारें हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हुई है।
नेक्स्ट है आपका संज्ञा व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। जो मैंने लिखवाए थे कि संज्ञा व्यवस्था क्या होती है, संज्ञा व्यवस्था में राज्य की अलग सरकार होती है, केंद्र की अलग सरकार होती है, और बहुत सारे पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे कि इसमें क्या होती है कि एक न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तो वो सॉल्व करती है। सारी की सारी चीज़ें मैंने करवाई थी, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में, तो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रीय के रूपक में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1990s के टाइम में क्या हुआ था कि जो लोग थे, या मैं कहूँ बहुत सारे कलाकार थे, उन्होंने देशों को क्या करना शुरू कर दिया था कि एक कह सकते हो कि मानवीकरण करना शुरू किया था। यानी देश को एक बंदे की तरह दिखाना स्टार्ट किया था, एक पर्सन की तरह दिखाना स्टार्ट किया था। उन्होंने देश का कुछ ऐसा चित्रण किया था जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो। ओके, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि महिला की तरह रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया देश को। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था फ्रांस में मारियान, ठीक है, ईसाई नेम है मारियान, और वहाँ पर क्या था, फ्रेंच को रिप्रेजेंट करती थी। जैसे भारत में भारत माता होता है ना, वैसे फ्रेंच में मारियान होता है। ठीक है, लाल टोपी थी, तिरंगा था उनका, और साथ में जर्मन के अंदर जर्मेनिया। ठीक है, उन्होंने एक ओक पता है ना आपको, बलूत का एक वृक्ष होता है, उसका ताज पहना हुआ था। तो ये आपको लिखना है इसका आंसर, ये भी डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने PY की उसकी वीडियो में, मेरे को पता था ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो इंक्लूड करवाया था, जबकि वो प्रीवियस ईयर में सिर्फ एक बार आया था, फिर भी मैंने इंक्लूड करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि अनेक दैनिक क्षेत्र से उदाहरण लेते हुए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों और तुलना की, और डिफरेंस बताना है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, वो सरकार के अंडर होते हैं। निजी क्षेत्र एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर होते हैं। निजी क्षेत्रों का जो मेन मोटिव होता है वो पैसे कमाना होता है, सार्वजनिक का होता है कि समाज कल्याण। निजी क्षेत्र में क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट सार्वजनिक क्षेत्र में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है, मैं चैप्टर की वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। ये आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा विनिर्माण उद्योग, उसका बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था कि जो विनिर्माण उद्योग के महत्व बताओ। यहाँ आपसे पूछे कि आर्थिक उन्नति में विनिर्माण उद्योग क्यों महत्व है, ये आंसर लिखना है आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि विनिर्माण उद्योग से क्या हुआ है, कृषि में भी सुधार हुआ है, साथ ही में लोगों को रोज़गार वगैरह मिला। ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है, और साथ में जो क्षेत्र का भी नगरीकरण हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पर भी लग जाती है फैक्ट्री एक बार उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अभी आपके मैप है, ऑल्दो मैंने सिर्फ आपको अभी तक जो ये चैप्टर नंबर 6 है उसके मैप बताएं और डैम वगैरह के मैप बताएं, है ना, जैसे सरदार सरोवर डैम ये अपना गुजरात में पड़ता है, तो ये सारे के सारे मैप बताए हैं। बट अभी चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है, ठीक है, वो जो संयंत्र वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला, वो भी मेरे को क्लियर कराना है, वो भी मैं जल्दी करवा दूंगा। तो पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है, कि उस स्थान का नाम बताइए। पहले तो मैं यही बता देता हूँ, चलो, ये नरोरा, ठीक है, जो हमारा ये संयंत्र है, ये कहाँ पर पड़ता है हमारा, ये हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ककरापारा ये जो संयंत्र है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है अपना गुजरात के अंदर। ठीक है, और सिंगरौली जो तापीय केंद्र है थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको करने हैं, ये तो देख सकते हो आप मैप में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, और कांडला पोर्ट कहाँ पर पड़ता है, ये अपना गुजरात के अंदर पड़ता है। और एक मार्क्स से क्वेश्चन है, ये भी आप देख लो, ये विजुअली जिनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के लिए, कि गांधी जी ने नील की कृषि के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था। कहाँ चलाया था, चंपारण में, बिहार के अंदर, याद है ना आपको। और मैं आपको बता दूं, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है ना 1916 लिखा था, बट अगर आपकी नई बुक है तो मैं आपको बता दूं चंपारण और खेड़ा दोनों आंदोलन 1917 में हुए थे। 1917 लिखना है, याद रखना दोस्त आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने जब चैप्टर की वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर बुक थी तो मैंने भी 1960 लिखा था, बट मैंने जो CBSE की न्यू बुक देखी, NCERT की बुक देखी, तो उसमें 1970 लिखा है, तो आप 1917 ही लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यह बताना है कि आपको कांग्रेस का जो दिसंबर 1920 में सेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, 1920 में जो हुआ था ये नागपुर में हुआ था। नागपुर अधिवेशन भी कहा जाता है 1920 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो आपके चैप्टर नंबर, देखो हिस्ट्री में तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर से ही मैप आएंगे। ठीक है, तो वो कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ पर जिस दुर्घटना हुई थी, कुछ घटना हुई थी जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो ये चौरी चौरा,
याद है ना आपको। नेक्स्ट है कि नरोरा, ये परमाणु संयंत्र अभी अभी हमने देखा था, कहाँ पर है ये अपना उत्तर प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, ये अपना गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है। ककरापारा जो आपका नाभिकीय संयंत्र है, ये कहाँ पर है, ये भी गुजरात में, और साथ में कांडला पतन भी गुजरात में, ठीक है। तो यहीं पर होती है आपकी वीडियो ख़त्म। अगर आपको इसके आंसर चाहिए हो तो आप मेरे को बता देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। दोस्त हिंदी मीडियम वालों के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा कम स्टफ मिलता है उनको, तो मैं चाहता हूँ कि सबको मिले, तो आप जितना हो सके शेयर करना, स्टेटस पर लगाना, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं यार, मैं सारे के सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, जो भी CBSE का सिलेबस है। बाकी भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा यूपी वालों के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो चैप्टर देखना, उसके बाद क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। ये मैं जनवरी में अपलोड कर रहा हूँ, जनवरी की 5 तारीख को, और आपके एग्ज़ाम मई में है, जहाँ तक अभी पता चला है हमें, ठीक है। तो आराम से आप करना, सबसे पहले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, उसके बाद MCQ, उसके बाद PYQs, ठीक है। वो देखना, तब आपके समझ लो पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ओके। और मैं साथ में एक और बात बता दूं यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर हैं, बट उस पर एक्चुअली 2000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हो गए हैं। मैं कहूँ तो 2200 से ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से बच्चों ने शेयर किया है और सब्सक्राइब किया चैनल, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी और मैं बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे थोड़ा यूट्यूब पे हैं, बट वो थोड़ा ग्रो नहीं कर पा रहे और अर्न नहीं कर पा रहे, तो मैं वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जिससे मैं अर्न करता हूँ और आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, इसको भी और उसको भी, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि वहाँ पर मैं पहली वीडियो अपलोड करूँगा ना, तभी आपके पास पहुँच जानी चाहिए। क्योंकि मैं पहली वीडियो में मान लो किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया मैंने और आपको नहीं पता चला, ठीक है, और आपने नोटिफिकेशन नहीं दबा रखा होगा और नोटिफिकेशन नहीं मिली आपको, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे फिर थोड़ा कंपटीशन हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। और बाकी मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम नोट्स वगैरह के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप होता है ना, वैसी एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लेना आप, साइन अप वगैरह करके साइन इन कर लेना, और उसके बाद आप सर्च में लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी 10, तो आप 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। उसको ज्वाइन कर लेना, फ्री है, कोई पे नहीं है, डोंट वरी। यहाँ तो डाउनलोड करके अगर समझ ना आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसे क्लिक करना, आप टेलीग्राम चैनल में डायरेक्टली एंटर हो जाओगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करना मत भूलना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।